वेलकम गाइस। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 यानी कि न्यूक्लियाई इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में करीब हम लोग 3 से 4 लेक्चर करेंगे और उसी में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है एटॉमिक मास यूनिट, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब चीज़ को समझेंगे। जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस का फार्मूला जानेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13.1 इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com वहां से ले सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी हो, कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को फुल स्क्रीन पे अगर देखिएगा तो आपको हमारा फोन नंबर नजर आएगा, वहां से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर जो 12 है, पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने बात किया था एटम या फिर न्यूक्लियस के साइज के बारे में। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। वहां हम लोग जाने थे कि एटम के साइज की तुलना में न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है ना, लगभग 10⁵ टाइम्स लगभग छोटा होता है, 5 टाइम्स 4 टाइम्स छोटा होता है। तो बस उसी सब चीज से हम लोग अपना डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के अंदर सेंटर पे होता है ना, और उस न्यूक्लियस में ही सारा का सारा मास केंद्रित होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसको हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली एक नाम से जाना जाता है, क्या? न्यूक्लियॉन। जैसे क्लास में गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, ठीक है, लेकिन उसको कंबाइंडली किस नाम से जाना जाएगा? स्टूडेंट के नाम से। उसी तरीके से प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है न्यूक्लियस के अंदर, उसको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और छोटा छोटा सा बात हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो एटम का जो रेडियस होता है और जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, तो एटम का रेडियस भागा न्यूक्लियस का रेडियस करेंगे तो ये हमारा 10⁴ आता है। यानी कि न्यूक्लियस के रेडियस का 10⁴ टाइम्स होता है एटम का रेडियस। इसको इधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा। न्यूक्लियस के रेडियस का 10,000 गुना, 10⁴ मतलब 10,000 गुना होता है क्या? एटम का रेडियस। न्यूक्लियस के रेडियस का 10,000 गुना होता है एटम का रेडियस। अच्छा, एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात करें अगर हम लोग, तो जो एटम का वॉल्यूम भागा न्यूक्लियस का वॉल्यूम बराबर होता है 10⁻12 ना। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है उसका, न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻12 टाइम्स होता है क्या? एटम का वॉल्यूम। न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻12 टाइम्स होता है क्या? एटम का वॉल्यूम। ठीक है, न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻12 टाइम्स एटम का वॉल्यूम होता है ना। इसको इधर भेजेंगे ना, तो एटम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के तुलना में। ठीक है, ये बात समझे क्या क्या बोले? छोटा सा चीज, एटम का साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज छोटा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सवाल भी एगो किए थे, सूरज और चांद उनका, ये सब चीज में हमने एटम का अधिकांश भाग खोखला होता है, सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला टॉपिक है जैसे कि एटॉमिक मासेस और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जो क्या चीज से बना हुआ है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, सभी हम लोग जानते हैं। न्यूक्लियस में ही सारा का सारा मास रहता है। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट एगो चीज इसमें हमको समझने की जरूरत है, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? एक अलग, एक दूसरा यूनिट है मास को नापने का, लेकिन बहुत ही छोटे मास को नापने के लिए हम लोग एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही छोटे से मास को नापने के लिए हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही छोटा सा मास बोले तो क्या? एटम का मास हो गया, न्यूक्लियस का मास हो गया। इन सब मास को नापने के लिए हम लोग एटॉमिक मास यूनिट एएमयू का इस्तेमाल करते हैं। इट इज द अनदर यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल मासेस लाइक मास ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल। एटम या फिर मॉलिक्यूल के मास को नापने के लिए हम लोग एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मास रहता है तो उसको नापने के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो एटॉमिक मास यूनिट है वो होता क्या है? कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 भी होता है ना। अच्छा, तो उसमें जो कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 के मास का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसका वजन जितना होगा उसी वजन को कहेंगे, क्या कहेंगे? एक एटॉमिक मास यूनिट।
कार्बन 12 के मास का 12वां हिस्सा को ही कहेंगे क्या, एक एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अच्छा, और एक एटॉमिक मास यूनिट उसको एक एएमयू भी लिखते हैं या फिर एक यू भी लिख देते हैं, एक यूनिट भी लिख देते हैं, और उसका वजन एक्चुअल में कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा या फिर कहीं किसी न्यूमेरिकल बनाने में काम आ जाएगा। किसी एटॉमिक मास यूनिट में अगर वजन दिया रहे, उसको केजी में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें काम आ जाएगा। क्या एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसको हम लोग डाल्टन भी कहते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट को डाल्टन भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छा, फिर एटॉमिक मास जो है इसको, जैसे कि हम लोग को कोई भी एटम का मास वगैरह अगर नापना है तो उसको नापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उस डिवाइस को बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है ये चीज, ठीक है, कि एटम वगैरह के मास को नापने के लिए हम लोग किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये जो एक एटॉमिक मास है, एक एटॉमिक मास बोले तो जो वजन है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें, हम लोग एक बात सुने हैं कि आइंस्टीन का एक इक्वेशन है E=mc², उसके अकॉर्डिंग हम लोग मास को अगर लाइट की स्पीड से चलाएंगे तो वह एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या यूं कहे कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है E=mc² फॉर्मूला के हिसाब से। इसी पर बेस्ड है हमारा एटम बम वगैरह जो होता है, वो सब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नहीं, यूरेनियम का रड है, वही मास पूरा खत्म होके क्या चीज में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी वहां पे लाता है। तो अगर हम लोग इसको क्या चीज में, एनर्जी में कन्वर्ट करें, कितना वजन को, एक एटॉमिक मास यूनिट, उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें, ई एनर्जी बराबर मास हो गया एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻19 इंटू सी का स्क्वायर ना, तो वह एनर्जी जो आएगा E=1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू क्या, सी का स्क्वायर ना। तो ये हमारा जो आएगा, यही एनर्जी आएगा कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 931 गुना 10⁻⁶, ये मेगा के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल ना। ये किसके लिए आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आया, ऐसे करके ये सब चीज हम लोग लिख। तो ये हमारा, अब ये भी तुम क्या है, VBI ऑब्जेक्टिव में आ गया, ठीक है, कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना एनर्जी के इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, उसके बाद आगे है कि एटॉमिक मास ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को कंबाइनली जब जोड़ के लिखेंगे, प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, उसको जोड़ दें तो वो एटॉमिक मास कहलाता है, और उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में ये सब पढ़ाया जाता है। एटॉमिक नंबर जेड, प्रोटॉन का संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ये जो ए है एटॉमिक मास, उसमें से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या मिलेगा, क्योंकि एटॉमिक मास में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का संख्या जुड़ा हुआ है और इसमें प्रोटॉन का संख्या है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का संख्या है, उसमें से प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे तो किसका संख्या मिलेगा, न्यूट्रॉन का संख्या। ए माइनस जेड करने से न्यूट्रॉन का संख्या मिल जाता है। अच्छा, कोई भी एलिमेंट वगैरह को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, तो जैसे कि कोई एलिमेंट लिखा हुआ है तो ऊपर में एटॉमिक मास और नीचे में एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम लोग, ये एक तरीका हो गया। अच्छा, अगर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि यूरेनियम है 92 और 235, ठीक है, VBI क्वेश्चन हो गया ये, या फिर क्या कहते हैं
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया ये। क्या चीज है कि फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम, इतना। इसमें तो क्या करेंगे हम लोग, तो चूंकि 235 यहाँ पे क्या है 92 है, तो ये हमारा क्या हो गया A और ये हमारा क्या हो गया Z। तो न्यूट्रॉन का संख्या, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z, यानी कि 235 माइनस 92, तो ये क्या हो गया 3, और ये सही है क्या, इतना आ गया। बस ऐसे ही करके हम लोग सवाल देगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का क्लासिफिकेशन। हेलो हेलो, हाँ आगे देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिया, न्यूक्लियाई का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। एक होता है आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स, केमिस्ट्री में ये सब सुने होंगे। कौन सा चैप्टर में, हाँ यादों ने, आइसोटॉप्स क्या होता है, ठीक है। तो आइसोटॉप क्या होता है कि एटम सब जिसका सेम एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का, ठीक है, एटम सब, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब क्या आते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले तो Z सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग, मास नंबर जो है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो Z क्या रहता है उसमें, सेम रहता है, और एटॉमिक मास क्या रहता है, डिफरेंट रहेगा, वो सब हमारा क्या कहलाएगा, आइसोटॉप कहलाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, ठीक है, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होता है, एज दे हैव डिफरेंट मासेस। दोनों का मास नंबर, मास अलग अलग होगा, इसलिए उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारा अलग हो जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। Z सेम और A अलग अलग, ऊपर वाला अलग अलग, नीचे वाला सेम, यानी कि कहानी कुछ ऐसा। उदाहरण में अगर देखें तो जैसे कार्बन का ये सब क्या आइसोटॉप्स, कार्बन का Z क्या है, सब में सेम है, लेकिन एटॉमिक मास सब में अलग अलग है। क्या यहां पर देखो क्लोरीन में भी है, Z क्या है, सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग। यूरेनियम में भी Z सब में सेम है, एटॉमिक मास सब में अलग अलग, उसका उदाहरण हो गया। फिर आइसोबार होता है, ठीक है। आइसोबार में क्या है कि यही एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसमें अलग अलग एलिमेंट का एटम लेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहने का अर्थ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन बोलते हैं। जैसे क्लास में ही बॉयज है, गर्ल्स है, तो कंबाइंडली क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बस उसी तरीके से प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन कंबाइंडली उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन ना। तो न्यूक्लियॉन सेम, यानी कि A एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा ना, वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का संख्या अलग, तो न्यूट्रॉन का भी संख्या अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर A सेम है तो। जैसे होता क्या है कि Z हमारा डिफरेंट रहेगा और A हमारा क्या रहेगा इसमें। अच्छा, पिछला वाला में क्या था, आइसोटॉप में क्या था, Z सेम था और A अलग, और इसमें क्या होता है, A सेम और Z डिफरेंट, बस। अच्छा, सिंपल सा बात है। दीज हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। केमिस्ट्री का चीज है ये सब,
जैसे कार्बन है नाइट और क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन में क्या, इसमें दोनों में हमारा ए सेम है, जेड अलग अलग, यही लिखे थे, ए सेम जेड अलग, ए सेम है जेड अलग। इसमें भी आर्गन और कैल्शियम में बात करें तो क्या ए सेम है जेड अलग अलग, नॉर्मल। अच्छा, फिर एक होता है क्या, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। अच्छा, तो आइसोटोन्स में क्या है, एटम्स हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का संख्या सेम, न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकलता है, ए माइनस जेड करके, यानी ए माइनस जेड सेम रहेगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन अलग यानी कि जेड अलग, तो प्रोटॉन अलग रहेगा तो ए भी अलग हो जाएगा, ए भी डिफरेंट जेड भी डिफरेंट, लेकिन ए माइनस जेड सेम रहेगा। हाँ, ए भी अलग जेड भी अलग, लेकिन ए माइनस जेड सेम रहेगा, यही होता है आइसोटोन्स, ठीक है। इसमें जैसे लिथियम और बेरिलियम की बात करें, ठीक है, ए भी अलग जेड भी अलग, लेकिन ए माइनस जेड करो तो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4 बराबर। यहां पर भी 16 में से 8 गया 8, 17 में से 9 गया 8 बराबर। यहां पे भी 197 माइनस 79 करो या फिर 198 माइनस 80 करो बराबर, सब में ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड सब में, इसमें और इसमें, तो ये दोनों आपस में आइसोटोन्स है, इसमें इसमें ए माइनस जेड बराबर है तो ये दोनों क्या है, आपस में आइसोटोन्स है, इसमें इसमें ए माइनस जेड बराबर है तो ये दोनों क्या है, आइसोटोन्स है। क्या सिंपल। एक टॉपिक और है, क्या हम लोग समझते हैं जरा सा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसको पता करने के लिए अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था वो किया गया था, जिससे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से पता लगा था कि कितना करीब से, जैसे न्यूक्लियस है तो जब अल्फा पार्टिकल आया तो आ करके यहां से ऐसे करके लौट गया होगा, ऐसे करके लौट गया, तो जितना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उससे तो छोटा ही होता है न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि अगर जब भी अल्फा पार्टिकल आएगा तो यहां से जाके ऐसे वापस हो जाएगा, तो यही थोड़ा पहले से ही ना वापस हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, लेकिन उससे भी छोटा होता है क्या, न्यूक्लियस। बहुत सारा एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ये फाइंड किया गया था, पता किया गया कि जो एटम का जो साइज होता है ना, एटम का साइज बोले तो उसका रेडियस, एटम का साइज अगर गोल है तो उसका रेडियस से उसका साइज हम लोग बता सकेंगे। तो ये देखा गया कि जो एटम का जो वॉल्यूम वगैरह होता है, साइज वगैरह होता है, वो होता है एटॉमिक मास के उसके प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एटॉमिक मास रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला करके जितना ज्यादा एटॉमिक मास उतना ज्यादा उसका साइज होता है, किसका, एटम का, एटम का न्यूक्लियस का। एटम के न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस चीज को देखा गया कि जो एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ना, एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला ये एकदम वीवीआई है, बराबर होता है आर नॉट इंटू जो एटॉमिक मास है उसका पावर में 1/3। और यहां आर नॉट के जगह पे हम लोग क्या लगते हैं, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻15 को फर्मी बोलते हैं, फर्मी बोला जाता है, जैसे नैनोमीटर 10⁻⁹, उसी तरह से। या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो इसका मतलब वही समझना। और ए हमारा क्या है, एटॉमिक मास। जैसे मान लिया जाए अगर हमको यूरेनियम 235 का बोलेगा कि बताइए रेडियस कितना है, तो यूरेनियम 235 का अगर रेडियस बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसका रेडियस बराबर लिखना पड़ेगा यहां पे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 गुना 235 के पावर में 1/3, 235 के पावर में 1/3। अब उसको हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। अगर बोलेगा कि वॉल्यूम भी बताइए न्यूक्लियस का, तो जब रेडियस हाथ आ गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो चाहेंगे तो अगर वॉल्यूम भी बोलेगा तो भी निकाल सकते। अच्छा, एक चीज नोटिस किया गया है कि जितना भी न्यूक्लियस होता है
उन सब का डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। सारा न्यूक्लियस का डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, पानी का डेंसिटी क्या होता है नॉर्मली? 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा बक्सा है, अगर उसमें अगर पानी भरेंगे तो 1000 kg आएगा। यही उसका कहने का अर्थ होता है। जैसे 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है किसका? पानी का, 1000 kg। लेकिन जो न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है वो देखो 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो 2.3 इंटू 10⁻17 तो बहुत ज्यादा हो गया ना। पानी का होता है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन इसका बहुत ज्यादा, यानी कि अगर इसका थोड़ा सा अमाउंट लेंगे तो उसका वजन बहुत ज्यादा होगा ना। एक न्यूट्रॉन स्टार वगैरह होता है ऐसा कुछ, वो सब का भी डेंसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा माना जाता है। न्यूक्लियस के डेंसिटी के तुलना में सब डेंसिटी होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर इतना डेंसिटी होने का क्या मतलब है? 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा बक्सा में अगर हम लोग खाली न्यूक्लियस भर दें तो उसका वजन 2.3 इंटू 10⁻17 kg हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा है, करोड़ों उतना ज़्यादा kg का वजन हो जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13.1, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग समझते हैं कि गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 यूनिट, यानी कि जो आयरन का जो मास दिया हुआ है, Fe का जो मास है, ठीक है, वो मास हमारा दिया हुआ है 55.85 यूनिट, इतना मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और बोल रहा है कि ए जो है इसका, ए यानी कि एटॉमिक मास, वो हमारा 56 है। तो बताइए कि न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना होगा। तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं हम लोग? डेंसिटी बराबर होता है क्या? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम अगर हम करेंगे तो पहले जरा सा ये जो इतना यूनिट इसका जो मास दिया हुआ है, तो उस पहले मास को हम लोग यूनिट को हम लोग जरा केजी में कन्वर्ट कर ले ऐसा यूनिट में। तो कोई भी चीज अगर यू का मतलब क्या होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट, अभी अभी हम लोग देखे भी थे। अच्छा, तो इसको करेंगे कन्वर्ट, तो 55.85 इंटू यू यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करना है तो गुना करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg से ये। अच्छा ठीक है, तो अब हमारा ये जो मास आएगा इसको मल्टीप्लाई करके ये कितना आएगा? तो ये इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई करके 92.71 ये आ गया। बाकी 10⁻⁻27 को इस तरीके से छोड़ दिया। आगे इसी में एक चीज देखा जाए, इसी को थोड़ा साइंटिफिक तरीके से अगर लिखना चाहें हम लोग तो पॉइंट को एक अंक इधर लिख सकते हैं। तो 9.271 9 पॉइंट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 9.271 इंटू 10⁻26 ना। पॉइंट को एक अंक इधर लेकर के आए, बड़ा संख्या को छोटा बना रहे हैं, तो इधर हम लोग एक ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जिससे ये -27 में एक जोड़ने से -26 हो गया। ये साइंटिफिक तरीका हो गया। अच्छा, एटॉमिक मास इसका इतना दिया हुआ है। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जरा देखा जाए, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला हो गया क्या अपने पास? मास बाय वॉल्यूम। तो मास जो है अपने पास वो कितना दिया हुआ है? मास हम लोग इतना निकाल लिए, यानी कि 9.271 इंटू 10⁻26 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की बात करें अगर, तो वॉल्यूम हमारा कितना होता है? 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, 4/3 पाई आर क्यूब तो होता है, लेकिन यहां पे 4/3 और पाई इसका वैल्यू तो ठीक है कांस्टेंट है,
लेकिन ये जो रेडियस है, ये रेडियस एटम का कैसे निकलेगा, तो वो हम लोग अब जरा सा कैलकुलेट करें। तो रेडियस को लिखेंगे आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। ठीक है, तो यानी इसको अगले पेज पे अगर हम लोग लेकर के जाएं तो डेंसिटी इज इक्वल टू, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 9.271 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू रेडियस के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 इसी का क्यूब, क्योंकि रेडियस बराबर फॉर्मूला होता है आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, तो वो उसको बैठा दिए। तो अब डेंसिटी की बात करें तो ये हमारा 9.271 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू आर नॉट के जगह पे क्या वैल्यू होता है आर नॉट का, आर नॉट का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है जी, -15। ठीक है, इंटू ए का मतलब क्या हो गया, अच्छा हाँ, पहले तो एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये 3 इसमें का कट जाएगा या इस पे खाली रहेगा, आर नॉट का पावर 3 और गुना इसका पावर कट जाएगा तो खाली ए रहेगा, यानी कि हो गया 9.271 इंटू 10⁻⁻26 भागा ये 4/3 इंटू पाई के जगह पे 3.14 लिख सकते हैं। अच्छा, गुना में आर नॉट का मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब इंटू ए, यानी एटॉमिक मास हमारा क्या 56 दिया हुआ आयरन का 56, इसको यहाँ पे डाले। अब बस इसको सिर्फ सॉल्व करना बचा है मैथमेटिकली, खाली इसको अब बस सॉल्व करना है। तो ऊपर का तो खैर डेंसिटी बराबर 9.271 इंटू 10⁻⁻26, और रही बात नीचे का तो इतना इंटू इतना, या इस 3 को 3 से काट भी सकते हैं। ठीक है, तो या फिर पहले इतना इंटू इतना मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पाई का वैल्यू रख लिए 3.14 और आर नॉट का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, इसका क्यूब, और ये ए जो है वो 56 हमारा हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग फिर आगे क्या करेंगे, ऊपर वाला को तो खैर वैसे ही छोड़ दिए, नीचे वाला 4 इंटू 3.14 इंटू 56 तीनों को गुना करेंगे, 4 इंटू 3.14 इंटू 56 तीनों मल्टीप्लाई होकर के हो गया 703.36। अच्छा ठीक है, और उसके बाद ये जो 1.2 है उसका क्यूब होगा, और इधर जो है इसके पावर पे पावर होता है तो गुना हो जाता है, तो 1.2 का पावर 3 करेंगे, यानी कि 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 3 बार गुना करेंगे तो ये आएगा 1.728। अच्छा, और 10 का पावर -15 है, उसका पावर में 3 है तो 15 तिया 45, तो 10 का पावर -45 हो गया। अब बटा में 3 था तो उसको जस का तस ऐसे छोड़ दिया। अब फिर उसके बाद ऊपर वाला को तो वैसे ही छोड़ दिए हैं जस का तस, नीचे वाला इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया 121.5.4। ठीक है, नीचे का 3 वैसे छोड़ दिए, ये 3 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो गुना हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये 3 नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर वाला वही डाटा है। ठीक है, बस 3 नीचे से ऊपर चला गया है, तो यहाँ 10⁻⁻45 और 10⁻⁻26 वैसे ही है, ये भी सब कुछ सब सेम टू सेम है, ये बस यही 3 खाली नीचे से ऊपर गया हुआ है, तो यही 3 यहाँ पर आ गया, उसका 3 गुना इतना करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया 27.813। आइए नीचे का डिवाइड में जस का तस है, आइए नीचे से ऊपर गया तो -45, नीचे से ऊपर जाएगा तो +45, और उसके बाद इतना को ये गुना होकर ये आ गया, ये नीचे वाला वैसे तो इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आया हमारा 0.02288। अच्छा, -26 + 45 किए तो ये हमारा आ गया क्या, प्लस में 19, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, +45 बड़ा है। अच्छा ठीक, तो अब ये हमारा इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 अंक उधर बढ़ाएंगे, तब ना साइंटिफिक तरीका कहता है कि 1 अंक के बाद दशमलव रखना है, तो यहाँ पे 1 और 1 2 अंक उधर बढ़ा रहे हैं, यानी छोटा संख्या को बड़ा बना रहे हैं, 2 अंक उधर बढ़ा रहे हैं तो पावर में से 2 घटेगा, तो 2 अंक उधर बढ़ाए तो ये 2.2 ये 8 था, उसके बाद भी एक 8 था तो इसको हम 9 बना लिए, एक बढ़ा लिए। अच्छा, और ये 2 अंक उधर गया है
तो इसमें से 19 में से 2 घटा के इसको 17 लिख लिए। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 13.1 का। ठीक है, अच्छा बस इसको यहीं रखना। तो अगला टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग को मास एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अगला टॉपिक में करना है। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में फिल अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़